बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल 786 इंग्लिश पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद शफीक। आज की हमारी वीडियो जिस टॉपिक पे है वो है बीए इंग्लिश के पेपर को आप कैसे हल कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्टेस्ट सिलेबस और उस शॉर्टेस्ट सिलेबस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें मैं अपने 20 ईयर एक्सपीरियंस की बेस पे आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ। बहुत से बच्चों ने भी मेरे से इस बारे में पूछा और मुझे क्वेश्चंस भी किए कि सर आप इस बारे में प्लीज़ कोई वीडियो अपलोड करें जिससे हमारे लिए आसानी हो। देखें, बीए इंग्लिश का जो पेपर है पार्ट 1 का, उसमें आपने टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। पहला क्वेश्चन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का होता है, दूसरा आपके पास शॉर्ट स्टोरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, फिर पोएम्स के क्वेश्चंस आते हैं, फिर कॉम्प्रीहेंशन होती है और फिर लास्ट पे ट्रांसलेशन और डायलॉग दिया जाता है। अच्छा, जो रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट का सवाल दिया जाता है उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के ऊपर। देखें, शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक में आपके पास 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और 4 प्लेज दिए गए हैं। जो आपके पास पहली 10 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनको आप प्रिपेयर करें और उनका एक एक क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। सिर्फ एक क्वेश्चन हर स्टोरी का प्रिपेयर करें, 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करें और उन 10 क्वेश्चंस के साथ आप जो आपके 4 प्लेज हैं, जिसमें सबसे पहला प्ले है द बियर और दूसरा प्ले है द बॉय कम्स होम, उन दोनों प्लेस का आपने एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है एज अ कॉमिक। द बियर एज अ कॉमिक प्ले और द बॉय कम्स होम एज अ कॉमिक प्ले। ये 2 कॉमिक प्ले के आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, अब आप देखें कि 10 शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर से आपको 100% 20 साल के भी अगर आप पेपर्स देखें तो उसमें से आपको 2 जुज़ जो हैं, अगर 2 नहीं तो आपको एक दो जुज़ जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़ में से डेफिनेटली मिल जाएगा। उम्मीद तो यही है कि आपको दोनों जुज़ मिल जाएंगे पहली 10 शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर से। और अगर एक मिलता है तो आपको जो मैंने प्लेज़ के 2 क्वेश्चंस बताए हैं कॉमिक प्ले वाले, तो उसमें से एक जुज़ आपको मिल जाएगा, एक शॉर्ट स्टोरीज़ में से पहली 10 में से मिल जाएगा और एक जुज़ आपको 1 एक्ट प्लेज़ में से मिल जाएगा। तो आपके 2 जुज़ इसमें बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे और आप बड़ी ईजीली इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि डेफिनेटली ऐसा ही होगा। 10 शॉर्ट स्टोरीज़, उनके 10 क्वेश्चंस, उसमें से 2 जुज़ आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो आपको एक जुज़ अगर फ़र्ज़ करें मिल जाता है तो एक जुज़ आपको मिल जाएगा आपके प्लेज़ के अंदर से। पहले दोनों प्लेज़ तैयार करें और उनका कॉमिक प्ले, द बियर एज अ कॉमिक प्ले, द बॉय कम्स होम एज अ कॉमिक प्ले, ये 2 सवाल तैयार कर लें तो आपको इस शॉर्ट स्टोरीज़ के सवाल में से 2 जुज़ मिल जाएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं पोएम्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होता है ये पेपर में। इसमें से भी आपने 12 पोएम्स, ज़्यादा से ज़्यादा 12 पोएम्स या 15 पोएम्स कर लें। 12 पोएम्स एक्यूरेट हैं, इनमें से इनका एक एक सवाल करें। जो 12 पोएम्स हैं पहली, उन एक एक सवाल को तैयार करने के बाद आप देखें कि अगर उन पोएम के अंदर से आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, डेफिनेटली आएगा, कैसे पॉसिबल है कि नहीं आएगा। तो जब वो आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आएगा तो आपने करना है कि रेफरेंस की लाइन तो बिल्कुल सेम होती है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लेयर रिटन बाय विलियम डेविस, यानी शायर का नाम और पोएम का नाम आपने लिखना होता है। वो तो आपकी लाइन सीधी सीधी हो जाएगी। अच्छा, फिर आपका कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। जो सवाल आपने पोएम का तैयार किया हुआ है लेयर का फ़र्ज़ करें, तो लेयर की जो थीम की लाइन्स हैं या जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, यानी क्वेश्चन के आंसर में जो एंड पे 2-3 लाइनें इंपॉर्टेंट दी होती हैं, वो 2 से 3 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइनें उठा के आप कॉन्टेक्स्ट में पुट कर दें, उसमें लगा दें, पेस्ट कर दें। यानी जवाब के अंदर से ही 2-3 लाइनें निकाल के आप कॉन्टेक्स्ट में लगा दें। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपकी आ गई और एक्सप्लेनेशन में भी आप अपने जवाब जो आपने लेयर का तैयार किया हुआ है उसी में से मटेरियल 6 से 7 लाइनें, मैक्सिमम 6 से 7-8 लाइंस निकाल के आप एक्सप्लेनेशन के नीचे पेस्ट कर दें, वो लगा दें। तो इसलिए इस तरह से आपको अलहदा से रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं शॉर्ट सिलेबस के हवाले से बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये इंतहाई ज़रूरी है। आपने जो क्वेश्चंस 12 पोएम्स के तैयार किए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन करना है, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट नहीं करना। और क्वेश्चन के अंदर से ही आपने उठा के, रेफरेंस की लाइन सेम होती है, कॉन्टेक्स्ट की लाइन्स 4-5 लिखनी है सॉरी 3 से 4 लिखनी है, वो आपने अपने सवाल के जवाब में से ही मटेरियल लेके उसमें पुट करना है। और फिर आपकी एक्सप्लेनेशन, वो भी आपने जवाब में से ही मटेरियल लेना है, 6-7-8 लाइंस लेके वो आपने एक्सप्लेनेशन में फिट कर देनी है। सवाल आएगा तो सवाल कर लेना है और अगर उसका स्टेंजा आ जाता है, सवाल नहीं आता तो सवाल भी तो आपके ज़हन में ही है ना, तो उस सवाल के जवाब में से आप चीज़ें निकाल के कॉन्टेक्स्ट में सेट करें और एक्सप्लेनेशन में सेट करें। अलहदा से आपको रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं एक छोटी सी ज़रूरी बात जो मुझे यहाँ याद आ गई कि कोशिश करें कि रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट के लिए आपके पास पोएम्स के नाम्स और पोइट्स के नाम याद होना बड़ा ज़रूरी है। ये आपके याद होंगे तो फिर ही डेफिनेटली आप इसको क्लिक कर सकेंगे ना, कि पोएम्स के नाम कितनी 12 पोएम्स हैं, उनके नाम बड़ी आसानी से याद किए जा सकते हैं। उसके बाद उनकी जो पोइट्स के नेम्स हैं वो भी बड़ी आसानी से याद किए जा सकते हैं। इनको ज़रूर याद रखें क्योंकि इनको याद करेंगे तो पता चलेगा स्टेंजा कहाँ से आया है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो दोनों सवालों की डिटेल होगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं
कि हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन का सवाल आ जाता है। कॉम्प्रीहेंशन के सवाल में चूँकि कोविड-19 की वजह से बच्चों को तैयारी करने के लिए मुनासिब वक़्त नहीं मिला, ये प्रैक्टिस का काम होता है, 25 नंबर का सवाल है, बच्चों की इसमें तैयारी इतनी एक्यूरेट सूटेबल नहीं है। सो द बेस्ट वे अबाउट द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन इज़ कि जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, सपोज़ आपको समझ नहीं आया, ठीक है, फिर आपने पैराग्राफ पढ़ा, फिर समझ नहीं आया, तो तीसरी मरतबा जब आप पढ़ते हैं तो उसको थोड़ी बहुत तो समझ उसकी आ ही जाती है ना पैराग्राफ की। पैराग्राफ में सबसे पहले उसने टाइटल पूछा होता है कि आप टाइटल बनाएं, तो टाइटल में पैराग्राफ की पहली लाइन और आखिरी लाइन को बार बार पढ़ें तो आपको क्लिक हो जाता है, पता चल जाता है, हल्का सा आइडिया हो जाता है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। 2-3 मरतबा आपने पढ़ा भी तो है ना, तो पढ़ने से भी आइडिया हो जाता है कि पैराग्राफ में वो क्या बात कर रहा है आपके साथ। दैट्स ओके। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स में बच्चों को पैराग्राफ तो समझ आया नहीं होता, तो क्वेश्चंस के आंसर कैसे करेंगे। क्वेश्चन के अंदर लगाए गए जो अल्फाज होते हैं, क्वेश्चन के अंदर जो लफ्ज़ मौजूद होते हैं, उनको आप देखें। ये आसान तरीन तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन में लगे हुए अल्फाज को देखें कि पैराग्राफ में वो कहाँ पे मैच कर रहे हैं। जहाँ पे वो मैच कर रहे हैं, सपोज पहला क्वेश्चन है तो उसका आंसर डेफिनेटली आपको पैराग्राफ के शुरू में ही कहीं मिलेगा। तो वहाँ उसके जो लफ्ज़ क्वेश्चन के मैच कर रहे हैं पैराग्राफ के साथ ऊपर वाली 3-4 लाइंस में, वहाँ से 1.5-2 लाइनें या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाइनें उठा के तो आप उसका पहला क्वेश्चन लिखें और उसका नीचे जवाब लिखते हैं, वही वाला एज़ इट इज़ ही उसको उठा लें, 1.5 या 2 लाइंस को, उसका आप आंसर कर दें। फिर आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कॉम्प्रीहेंशन का, उसमें आप देखें कि उसके जो अल्फाज हैं पैराग्राफ के मिडल में से जाके अगर कहीं आपको वो लाइंस मैच कर रही हैं या अल्फाज मैच कर रहे हैं तो उनको आप उठा के नीचे दूसरा सवाल लिख के उसके नीचे वही लाइनें उठा के पैराग्राफ में एज इट इज़ वो नीचे जवाब में लिख दें। तीसरा सवाल भी ऐसे ही है, उसके क्वेश्चंस के जो वर्ड्स हैं वो देखें कहाँ पे हैं, उन्हीं वर्ड्स को उठा के मैच करें पैराग्राफ के साथ, कहाँ मिल रहे हैं। 2-3 वर्ड्स डेफिनेटली मैच कर जाते हैं, तो उन्हीं 2-2.5 लाइनों को उठा के आप नीचे आंसर में ले जाएं, ठीक है। वो आप आंसर में ले गए और आप उसको आंसर कंप्लीट करें। प्रेसी इंपॉर्टेंट, यानी 25 नंबर के सवाल में ये आपको 15 नंबर की प्रेसी होती है जो आपने करनी होती है। अच्छा, प्रेसी में क्या करना है कि जो क्वेश्चन के आपने आंसर्स लिखे हैं ना, टाइटल नहीं, जो क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं उन्हीं को उठा के नीचे प्रेसी मार्कर के साथ लिखें और उसके नीचे वही आंसर इकट्ठे करके सारे एक पैराग्राफ की शक्ल बना दें, उसके नीचे पैराग्राफ की शक्ल बना दें, वो आपकी प्रेसी बन जाएगी। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपके क्वेश्चन के आंसर लंबे हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाइनों के आपने लिखे हुए हैं, तो फिर अगर आप लिखेंगे तो प्रेसी आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी और वो इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो आप ये करें कि आपके जो 3 सवाल या 4 सवाल आपको दिए गए हैं उसके जो जवाब आपने एज़ इट इज़ पैराग्राफ से निकाल के उठा के नीचे क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखे हैं, वो बड़े हैं आंसर, अगर 3 लाइन के हैं, 2.5 लाइनों के हैं, तो आप ऐसा करें कि पहली 1.5-1.5, 2-2 लाइन्स जो है ना आंसर्स की, वो उठा लें और उसको उठा के नीचे प्रेसी में पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, लाइन वाइज, मतलब पैराग्राफ आप समझते हैं ना कि पैराग्राफ की सूरत में उसको लिख दें। अगर आंसर्स बड़े हैं तो उसकी आप क्वेश्चंस की आंसर्स की 1.5-1.5, 2-2 लाइन्स उठा के नीचे प्रेसी में लिख दें, दैट विल बी ओके, और वो प्रेसी भी एक्सेप्टेबल होगी। इससे क्या होगा कि कितने मार्क्स आपके मैक्सिमम, यहाँ से आप कम से कम अबव 15 मार्क्स, 25 नंबर के इस सवाल में से आप एटलीस्ट जो है वो 15 नंबर से ऊपर मार्क्स ले लेंगे। हैंड राइटिंग अच्छी हो, कटिंग ना हो और प्रॉपर उसको अगर आपने लिखा होगा तो डेफिनेटली आपके 15 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन 5वां जो कि डायलॉग और इसका ट्रांसलेशन के बारे में होता है, 15 नंबर का होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मोस्टली बच्चे जो हैं वो ट्रांसलेशन सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे जो है वो डायलॉग करते हैं। मेरे पास एक डायलॉग मौजूद है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे से पढ़ती हैं या पढ़ते हैं उनको मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। अगर किसी तालिब इल्म को चाहिए तो वो मेरे से रब्ता करे 0333 400 2009। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0333 400 2009। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इसमें मैं व्हाट्सअप मेरा ऑन है, उस पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। वो एक मल्टी डायलॉग है, बहुत से डायलॉग्स करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही डायलॉग है, वो डायलॉग आप मेरे से ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई मल्टी डायलॉग है तो वो तैयार करें। मल्टी डायलॉग से मुराद ये है कि उसके अंदर डायलॉग लिखा होता है और उसके अंदर 3-4 जगहों पे कुछ स्पेस दी होती है, ब्लैंक खाली जगह दी होती है, उस पर आपने वो लफ्ज़ लिख देना है जिस टॉपिक पे आपको डायलॉग आएगा। सो वेरी सिंपल, इसको भी आप हल कर सकते हैं। ट्रांसलेशन इसलिए नहीं की जाती कि बच्चों की ग्रामर, टेंसेस और सेंटेंस सीक्वेंस और ये चीज़ें सारी बड़ी इसमें काउंट होती हैं, ये नहीं होती, बच्चे गलत कर आते हैं, तो इसमें 3-4 नंबर आते हैं। तो डायलॉग जो है मल्टी डायलॉग कर लेना बेहतर है। मेरे से भी आप रब्ता करके ले सकते हैं। अगर आपके पास मल्टी डायलॉग है तो कोशिश करें आप उसको तैयार करें। तो ये थी इस पेपर के बारे में डिटेल। अच्छा, अब आखिरी बात जो मैं अपने दिल से आप अपने स्टूडेंट्स के साथ और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा वो ये है कि एक दुआ है छोटी सी, अगर वो आप दुआ आपने कैसे पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ, चंद सेकंड्स की बात है। ये वैसे अकीदे और ईमान की बात है, यकीन की बात है। अगर यकीन हो तो मेरे ख्याल से ये
भी बड़ी बरकत डालता है। वो क्या दवा है ये भी मैं आपसे बता देता हूँ। जब आप अपना क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में पकड़ें तो पकड़ते ही क्वेश्चन पेपर आपने उल्टा कर देना है, देखना नहीं है उसको। और उल्टा करने से के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, ये आपने पढ़ना है 15 मरतबा। 15 मरतबा पढ़ने के बाद आपने लास्ट पे फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर आपने पेपर को सीधा करके देखना है कि उसमें से कौन कौन सी चीज़ आपको आती है और कौन सी चीज़ नहीं आती। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। इससे बड़ी बरकत पड़ती है। हम लोग इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन तालिब इल्मों के लिए मेरी ज़ाती दिल से एहसास के साथ भरी हुई रिक्वेस्ट है कि वो ये दुआ ज़रूर करें, अल्लाह उनकी मदद ज़रूर फरमाएगा। अब अगर किसी ने कुछ तैयारी नहीं किया हुआ तो उसकी मदद तो नहीं हो सकती ना। तो जिसने तैयारी की, ऑब्वियसली सारे बच्चे तैयारी करके जाते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये था एक छोटा सा जायज़ा इस पेपर के बारे में। इसको आप इसी टेक्निक से, इसी तरीके से, इसी जो मतलब सलीका तरीका मैंने आपको बताया उसी से आप करें, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट। अच्छा, अब अगर कोई स्टूडेंट फ़र्ज़ करें इसी टेक्निक के मुताबिक जो मैंने बताई है अगर पेपर सॉल्व करता है तो मैं आई कैन गारंटी इट दैट मोर देन 60 मार्क्स अ स्टूडेंट कैन ईजीली गेट इन दिस इंग्लिश पेपर। थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन ताकि मैं आपको नोटिफिकेशंस भी दूं, और लाइक भी करें मेरे चैनल को, वीडियो को, और साथ शेयर भी करें। जिन बच्चों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करें कि जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं वो उसको आगे अपने फ्रेंड्स के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। बहुत शुक्रिया।